प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई एटीसी क्लासेस पे। आज की इस वीडियो में क्लास 8 का जो हमारा चैप्टर है, पांचवा, पार्ट 5, पादपों और पशुओं का संरक्षण, इसको अपने नोट्स के माध्यम से करने वाले हैं। इस चैप्टर को और इस चैनल पे आपको अब हिंदी मीडियम का कंटेंट मिलने लग जाएगा। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारे पास कई सारे ऐसे बच्चों की क्वेरी आई थी कि सर हिंदी मीडियम में कोई नहीं पढ़ा रहा है अच्छे तरीके से, कृपया अगर हिंदी मीडियम में पढ़ाइए। तो हमने पढ़ाना शुरू कर दिया है। अब बस आप इस वीडियोस को अपने सभी हिंदी मीडियम वाले भाइयों और बहनों के साथ पहुंचाते रहिए, जिनसे कि उनका भी फायदा हो पाए और ये सारे नोट्स आप तक भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे जल्दी। चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा पादपों और पशुओं का संरक्षण। मतलब कि पौधों और पशुओं को किस प्रकार बचाया जाए या फिर क्यों बचाया जाए, मतलब ये बचाने से रिलेटेड सारी बातें हम इसके अंदर हम करने वाले हैं। सबसे पहली चीज आती है जैव विविधता का परिचय। जैव विविधता के बारे में थोड़ा चीजें जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है, जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र में या पूरी पृथ्वी पर पाए जाने वाले पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की विविधता। जैव विविधता का सिंपल सा मतलब है किसी भी एरिया में, किसी भी जगह पे, किसी भी क्षेत्र पे, पूरी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी प्रकार के पौधे हैं, जानवरों हैं और सूक्ष्म जीव हैं, ये सारे के सारे अलग अलग होते हैं। इनके अंदर कई प्रकार की विविधताएं होती हैं। जब ये सारी एक साथ होते हैं ना, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कह देते हैं। इसमें विभिन्न प्रजातियां, परिस्थितिक तंत्र है। इसके अंदर विभिन्न प्रजातियां, परिस्थितिक तंत्र हैं और उनके बीच के संबंध शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए एक जंगल की अगर हम बात करें तो एक जंगल में वृक्ष भी होते हैं, पक्षी भी होते हैं, कीट भी होते हैं, स्तनधारी भी होते हैं, सूक्ष्म जीव भी होते हैं, जो कि जैव विविधता का हिस्सा होते हैं। जैव विविधता पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखती है। जैव विविधता क्या करती है? पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखती है, भोजन, दवाइयाँ और लकड़ी जैसे संसाधन देती हैं और परागण तथा मृदा उर्वरता जैसे जीवन चक्रों को सहारा देती है। वनों की कटाई और उसके कारण। वनों की कटाई क्या होती है और उसके कारण क्या है? तो वनों की कटाई का सीधा सा अर्थ है पेड़ों को बड़े पैमाने पर काटना, जिससे वन क्षेत्र घटता है। जब बड़े लेवल पे आप पेड़ों को ही काट देंगे तो जंगल वाला जो क्षेत्र है, वनों का जो क्षेत्र है, वो कम ही हो जाएगा। तो वही वन क्षेत्र इससे घट जाता है। और इसके कारण क्या क्या है? इसके अंदर टोटल आपको 6 कारण दे रखे हैं। सबसे पहला कारण है कृषि के लिए वन भूमि को साफ किया जाता है। किसके लिए साफ किया जाता है? कृषि करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए। पॉइंट वाइज याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन के अगर आंसर आप पॉइंट में लिखते हैं, लाइक 3 नंबर का क्वेश्चन है, अपने 3 पॉइंट लिख दिए तो नंबर मिलने के बढ़िया चांस रहते हैं। अगर आप पैराग्राफ में बनाने जाते हैं ना, तो वहाँ पे नंबर थोड़े ना थोड़े कट जाते हैं किसी न किसी कारणवश। लेकिन अगर आपने पॉइंट के फॉर्म में याद कर रखा है और आप पॉइंट के फॉर्म में आंसर देके आएंगे, तो काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे आपके आंसर सही होने के। तो पहला, कृषि के लिए जंगलों को साफ किया जाता है। दूसरा, शहर, सड़क और उद्योग बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता है। शहर बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए या फिर उद्योग, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए भी काटा जाता है। लकड़ी, कागज और फर्नीचर के लिए पेड़ों को काटा जाता है। लाइक लकड़ी का कोई काम करना है, लकड़ी बनानी है और कागज बनाना है या फिर फर्नीचर बनाना है, तो उनके लिए भी पेड़ों को काटा जाता है। खनिज निकालने के लिए वनों को हटाया जाता है। अगर कहीं से खनिज वगैरह निकालना होता है ना, तो भी जंगलों को काटा जाता है। खनिज निकालने के लिए गहरे लेवल पर खुदाई वगैरह की जाती है, जिसके लिए जंगलों को साफ करना पड़ता है। जंगलों में आग लगने से बड़े क्षेत्र नष्ट हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, जंगलों में प्राकृतिक रूप से आग भी लग जाती है, तो इससे भी क्या होता है कि जंगल वगैरह खराब हो जाती है, फिर पेड़ पौधे जल जाते हैं। बाढ़, सूखा और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भी वन नष्ट हो जाते हैं। मान लीजिए बाढ़ आ गया तो पानी बहा के ले जाएगा, पहाड़ी में कई सारे पेड़ पौधे टूट भी जाते हैं। आपने भी अपने अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में देखा होगा, जब कभी तेज वर्षा हो जाती है, फिर आंधी तूफान आता है, तो कोई एक पुराना पेड़ था वो टूट के गिर जाता है। तो पानी की वजह से भी वो होता है। सूखा पड़ जाए, पानी ही ना हो, पानी नहीं होगा तो पौधे जो जड़ है, वो जड़ तो कुछ सोखेंगे ही नहीं, और सोखेंगे नहीं तो पत्ते तक पानी पहुंचेगा नहीं, फिर प्रकाश संश्लेषण भी नहीं हो पाएगा, फिर वो खाना नहीं बना पाएंगे, तो अंततः उनका भी अंत है। और उनका अंत होने का सीधा सा मतलब है कि हमारा अंत है, क्योंकि अगर वो ऑक्सीजन नहीं देंगे। ओवरऑल मैं कहता हूँ कि हमारे लिए पौधे ही हर चीज है, और पौधों के लिए सनलाइट है, फिर सनलाइट पर हम पहुंचते हैं। लेकिन पौधों के बिना हम जीवित रह ही नहीं सकते। अगर पौधे ऑक्सीजन ना दे तो हमारा कुछ भी नहीं है इस धरती पे। वनों की कटाई के परिणाम। अब वनों की कटाई करने की वजह से होता क्या क्या है? तो पशु और पौधों का आवास नष्ट हो जाता है। पशु और पौधे जो होते हैं, इनका जो आवास होता है, इनका जो रहने का घर होता है, वो खराब हो जाता है, जिससे वो विलुप्त हो सकते हैं। मतलब जिससे उनका अंत हो सकता है, वो खत्म भी हो सकते हैं। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। पेड़ों की कटाई से यह गैस बढ़ जाती है,
जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाता है। पेड़ मिट्टी को बांध कर रखते हैं। पेड़ जो होते हैं ना आपके, वो मिट्टी को बांध कर रखते हैं। उनके अभाव में मिट्टी का कटाव होता है और भूमि बंजर हो जाती है। पेड़ जो होते हैं वो, उनकी जड़ें जो होती है मिट्टी को पकड़े रहती है, और अगर वो ना रहे तो उनकी कमी के कारण क्या होगा, मिट्टी बहना शुरू हो जाएगा और फिर भूमि बंजर भी हो जाती है, मिट्टी का कटाव भी होता है। वृक्ष वर्षा चक्र में मदद करते हैं। पेड़ों की कमी से वर्षा अनियमित होती है। पेड़ जो होते हैं ना आपका, वर्षा चक्र में मदद करते हैं, और अगर पेड़ की कमी हो गई तो वर्षा अनियमित होती है। पेड़ों की वजह से ही वर्षा नियमित रूप से भी हो पाती है, क्योंकि पेड़ों से ही वो क्या कहते हैं उसे, वाष्पोत्सर्जन होता है। कक्षा 7वीं में आपने पढ़ा होगा। जैव विविधता घट जाती है और कई प्रजातियां संकटग्रस्त हो जाती है। इससे क्या होता है, जैव विविधता घट जाएगी और कई सारी प्रजातियां जो हैं वो संकटग्रस्त यानी दिक्कत में चली जाएंगी। पादपों और पशुओं का संरक्षण, ये छठा पॉइंट नहीं है, अगला टॉपिक ही है ये। पादपों और पशुओं का संरक्षण किस प्रकार या फिर क्यों, क्या है। तो संरक्षण का सीधा सा अर्थ होता है प्राकृतिक संसाधन जैसे पौधों और जानवरों की रक्षा करना, उनका संरक्षण करना और उनका सतत उपयोग करना। सतत उपयोग मतलब कि अपना जितना जरूरत है उतना उपयोग में लीजिए और बाकी अगली जनरेशन के लिए बचा के भी रखिए। अगर यूज नहीं है तो ना करिए उनका यूज, उनको बचे रहने दीजिए। और इस संरक्षण का सीधा असर हो जाता है उनको बचा के रखना, रक्षा करना। संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। संरक्षण की अगर आवश्यकता की हम बात करते हैं तो प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए। अगर हम बचाएंगे नहीं तो प्रजातियां जो है विलुप्त हो जाएंगी। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए, परिस्थिति संतुलन नहीं बना रहेगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए, आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे बाद की जनरेशन आएंगी, उनके लिए भी तो हमें इसे बचाए रखना है। इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन, भोजन और औषधियाँ प्रदान करने वाले पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा के लिए, ऑक्सीजन, भोजन और दवाइयाँ प्रदान करने वाले जो पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। संरक्षण के मुख्य उपाय, अब हम संरक्षण के मुख्य उपाय पढ़ते हैं। ये भी टॉपिक है अगला, संरक्षित क्षेत्र और या फिर जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। तो ये बहुत बड़े क्षेत्र होते हैं जहाँ जो जैव विविधता को संरक्षित करने, शोध कार्य करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए नीलगिरी जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका में उपस्थित है। इसके 3 भाग होते हैं। कोर क्षेत्र जहाँ कोई मानवीय गतिविधि नहीं होती, बफर क्षेत्र जहाँ पे सीमित गतिविधियां होती हैं, और संक्रामक क्षेत्र जहाँ पे मानव निवास होता है। इनको 3 भागों में बांट कर इस प्रकार से कर रखा है, सारी चीजें सेपरेट रहें, अलग अलग रहें और दिक्कतें ना हो। फिर आता है आपका राष्ट्रीय उद्यान। तो ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ वन्य जीवों की रक्षा की जाती है। ऐसे जगह होते हैं या फिर ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जंगली जीवों की रक्षा की जाती है और शिकार व चराई जैसी गतिविधियां वर्जित होती हैं। यहाँ पर शिकार मना होता है और चराना वगैरह जानवरों को मना होता है। उदाहरण के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। उदाहरण के लिए आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में उपस्थित है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका असम में उपस्थित है। इसके बाद आ जाता है वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ पशु संरक्षित होते हैं। ऐसे क्षेत्र की बात की गई है जहाँ पे पशुओं को संरक्षित रखा जाता है, लेकिन कुछ सीमित मानवीय गतिविधियां जैसे पर्यटन की अनुमति भी होती है। यहाँ पर इनको बचाए तो रखते हैं, लेकिन कुछ गतिविधियां इंसानों वाली ऑन होती है, यहाँ पे लागू होती है, जैसे कि टूरिज्म या फिर पर्यटन। पर्यटन यहाँ पे लागू होता है ताकि लोग वगैरह जा सके, इनका अध्ययन कर सके, इनके बारे में जान सके। उदाहरण की अगर आप बात करते हैं तो उदाहरण के लिए भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जो कि राजस्थान में स्थित है। भरतपुर में एक पक्षी अभ्यारण्य है, राजस्थान में स्थित है। ये इसका सबसे बेस्ट उदाहरण हो जाता है। प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान। प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान जहाँ संकटग्रस्त प्रजातियों को संरक्षित और प्रजनित किया जाता है। मतलब जितने भी संकटग्रस्त, मतलब जो खत्म होने वाले हैं, खतरे में हैं, उनको बचा के रखा जाता है और उनका प्रजनित भी किया जाता है, मतलब उनके नए शिशुओं को जन्म कराने में मदद भी किया जाता है, तथा लोगों को जागरूक किया जाता है और लोगों को इसके विषय में बताया जाता है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दी जाती है। उदाहरण के लिए मैसूर प्राणी उद्यान, लाल बाग वनस्पति उद्यान जो कि बेंगलोर में, मैसूर का प्राणी उद्यान हो गया, लाल बाग वनस्पति उद्यान हो गया बेंगलोर वाला, ये सारी चीज़ें। फिर आता है आपका प्रोजेक्ट टाइगर। अब प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है, यह योजना 1973 में शुरू की गई थी। यह योजना जो थी
1973 में शुरू की गई थी ताकि बाघों की संख्या को घटने से रोका जा सके। इसको शुरू करने का मेन मकसद या फिर उद्देश्य यही था कि बाघों की संख्या घटने से रोकी जा सके। उद्देश्य बाघों और उनके आवासों को बचाना और शिकार पर नियंत्रण करना। बाघों के आवास पे और उनकी चीजों को बचाए रखना और उनके आवासों को बचाना और उनके ऊपर जो शिकार वगैरह होता है उस पर नियंत्रण रखना और कंट्रोल रखना। उदाहरण की अगर आप बात करते हैं, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, बांदीपुर कर्नाटका बाघ परियोजना के क्षेत्र हैं। ये सारे के सारे जो जगह हैं ये बाघ परियोजना के क्षेत्र हैं। यहाँ पे बाघों को बचाने के लिए कार्य किया जाता है। संकटग्रस्त प्रजातियां प्रजातियां ऊपर हम पढ़ते आ रहे हैं। संकट प्रजातियां क्या होती हैं? ऐसी प्रजातियां जो लुप्त होने के कगार पे हैं। ऐसी प्रजातियां फिर ऐसे जीव जंतु जो खत्म होने के आखिरी स्तर पे या फिर आखिरी स्टेज पे हैं, या फिर हिंदी में कगार पे हैं। उदाहरण के लिए बंगाल का टाइगर हो गया, और एशियाई शेर हो गया, भारतीय गैंडा हो गया, हिम तेंदुआ हो गया। ये सब संकटग्रस्त प्रजातियों में आते हैं क्योंकि इनकी गिनती बहुत कम बची हुई है। ये लगभग ना के बराबर है और ये खत्म होने की बिल्कुल ना के कगार पे आ चुके हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है? चिड़ियाघरों में प्रजनन कार्यक्रम, चिड़ियाघर वगैरह में इनका प्रजनन कराना चाहिए। प्रजनन मतलब भाई इनके नए शिशुओं को जन्म देने में मदद करवानी चाहिए। शिकार रोकने के लिए सख्त कानून होने चाहिए। हमारे देश में शिकार रोकने के लिए जितने सख्त कानून हो सकते हैं उतने सख्त कानून बनाए जाने चाहिए ताकि ये चीजें संभाल के रखी जा सके। आवासों की मरम्मत और पुनर्निर्माण। जितने भी हमारे ये जो वन्य जीव हैं इनके जितने भी आवास थे या फिर जो भी आवास टूट गए हैं या फूट गए हैं, इनको दोबारा से बनवाए जाने चाहिए और इनका दोबारा से सही तरीके से संरक्षण करना चाहिए। फिर आता है आपका रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या होता है? यह पुस्तक अंतरराष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ द्वारा रखी जाती है। यह एक पुस्तक होती है जो कि अंतरराष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसको IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इनके द्वारा रखी जाती है। इसके अंदर संकटग्रस्त प्रजातियों की जानकारी होती है। इस किताब के अंदर जितने भी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं ना उनकी सारी जानकारियां होती हैं। उदाहरण के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इस पुस्तक का सूचीबद्ध है। इस किताब के अंदर हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी लिस्टेड है। पुनः वनीकरण और नव वनीकरण। हिंदी में थोड़ा इजी है, हिंदी में आप आसानी से समझेंगे। इंग्लिश वाले को थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, फॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन में। तो इसमें आप देखिए पहले में क्या दे रखा है? पुनः वनीकरण। पुनः का सीधा सा मतलब होता है दोबारा। तो उन क्षेत्रों में वृक्ष लगाना जहाँ पेड़ काटे गए हो, और नव मतलब नया, तो उन स्थानों पर वृक्ष लगाना जहाँ पर पहले वृक्ष ही नहीं थे। नव वनीकरण जहाँ पे पहले वृक्ष नहीं थे, नए पेड़ लगाना। पुनः वनीकरण जहाँ पे पहले से वृक्ष थे लेकिन उनको काट दिए गए थे, वहां पे लगाना। पुनः और नव में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लाभ क्या होते हैं इसके? आवास पुनः बनते हैं, मृदा कटाव रुकता है, वायु शुद्ध होती है और जलवायु भी संतुलित संतुलित रहती है। सारी चीजें अच्छे से चल रही होती हैं। फिर आता है पुनर्चक्रण और सतत उपयोग। पुनर्चक्रण और सतत उपयोग क्या है? कागज का पुनर्चक्रण करने से पेड़ों की कटाई कम होती है। पुनर्चक्रण को दोबारा से उपयोग में लेना। अगर आप कागज को दोबारा से उपयोग में लेते हैं तो इससे पेड़ों की कटाई कम होगी। संसाधनों का सतत उपयोग करने से प्रकृति का संतुलन बना रहता है। संसाधनों का हम तरीके से अगर उपयोग करें तो हमारी प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। उदाहरण के लिए प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैले का उपयोग करना चाहिए। प्लास्टिक की जगह पर हमारे को कपड़े की थैली का उपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो होता है, एक तो कपड़े वाला दोबारा से यूज कर सकते हैं, और कपड़ा हमारा नॉर्मल धागों वगैरह से बना हुआ है। वो जो प्लास्टिक की थैलियां हैं उनको आप दोबारा यूज भी नहीं करते हैं, और वो प्लास्टिक कभी नष्ट भी नहीं होता। प्लास्टिक हमेशा वैसे ही रह जाता है। प्रवास। प्रवास का सिंपल सा मतलब होता है एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पे आवास करना। प्रवास का अर्थ है पक्षियों या जानवरों का मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। यहाँ पर आपको बता रखा है प्रवास का अर्थ है, क्योंकि हम यहाँ पे पक्षियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वो ऐसे पक्षियां जो एक स्थान से दूसरी जगह पर चली जाती हैं मौसम के कारण या फिर अपने भोजन के नीड के लिए। उदाहरण के लिए साइबेरियन क्रेन, सर्दियों में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य आते हैं। साइबेरियन क्रेन जो है वो हर साल सर्दियों के टाइम में जो हमारा राजस्थान का भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है यहाँ पर आते हैं। प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण। उन क्षेत्रों की रक्षा करना करना जहां ये रुकते हैं, जैसे कि आर्द्र भूमि और वन। उन जगहों की रक्षा करना या फिर उन जगहों को बचाए रखना जहां कहीं भी ये रुकते हैं, जैसे कि आर्द्र भूमि और वन, गीली जमीन वगैरह और जंगल वगैरह। अंतरराष्ट्रीय समझौते
बनाकर प्रवासी मार्गों की सुरक्षा करना। अंतरराष्ट्रीय समझौता होना चाहिए और ये जो पक्षी वगैरह आते जाते हैं इनके प्रवासी मार्ग को भी संभाल के रखना चाहिए, मतलब इनके लिए भी नियम वगैरह बना देने चाहिए। वनस्पति और जीव जंतु। वनस्पति का अर्थ है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी पौधे। वनस्पति का सीधा सा अर्थ निकलता है किसी भी जगह पे पाए जाने वाले जितने भी पौधे होते हैं वो सारे पौधे। उदाहरण के लिए साल का वृक्ष, मैंग्रोव, कैक्टस। जीव जंतु का अर्थ है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जानवर। उदाहरण के लिए हाथी, मोर और सांप। ये हो गया आपके वनस्पति और जीव जंतु का टॉपिक। इसका जाता है स्थानिक प्रजातियां। स्थानिक प्रजातियों का सीधा सा अर्थ मैं बता देता हूँ। ऐसी प्रजातियां जो किसी पर्टिकुलर जगह पर रहती है, किसी एक ही स्थान पर रहती हैं। ऐसी प्रजातियां जो केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये ऐसी प्रजातियां होती हैं जो किसी एक ही जगह पर पाई जाती है। और उदाहरण के लिए नीलगिरी तो ताहर, शेर की पूंछ वाला मकाक, दोनों पक्षियां दोनों पश्चिमी घाटों में पाई जाती हैं। दोनों चीजें जो है ये पश्चिम घाट में ही पाई जाती हैं। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए इनका संरक्षण जरूरी है। अगर हमारे को पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना है, नेचर का बैलेंस बनाए रखना है, तो इनका भी संरक्षण करना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। संरक्षण में व्यक्तियों की भूमिका। संरक्षण में व्यक्तियों की क्या भूमिका होनी चाहिए या फिर क्या भूमिका है? तो वृक्ष लगाओ और वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लो। वृक्ष लगाने चाहिए हमारे को, और वृक्षारोपण कार्यक्रम जो भी होते हैं उनमें भाग लेना चाहिए। कचरे को कम करना चाहिए हमारे को, और चीजों का दोबारा प्रयोग करना चाहिए और पुनर्चक्रण करना चाहिए। चीजों को दोबारा यूज में लेना चाहिए, पुनर्चक्रण करना चाहिए। जानवरों की खाल, दांत या फर से बनी चीजें मत खरीदो। मतलब जानवरों की खाल से बनी हुई चीजें या फिर फर वगैरह से बनी हुई चीजें हमें नहीं खरीदनी चाहिए। अगर हम खरीदेंगे ही नहीं, ये चीजें दोबारा बनेंगी भी नहीं और ये बिकेंगी भी नहीं। और नहीं बनेंगी, नहीं बिकेंगी, ये जो जानवर जिनकी हत्या करके या फिर उनके शरीर के माध्यम से चीजें हम तक पहुंच रही हैं, ये चीजें फिर बच के तो रहेंगी। उसके बाद आता है जैव विविधता की जानकारी दूसरों को दे। जैव विविधता के बारे में दूसरों को बताइए। अब आपने चैप्टर पढ़ लिया तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी अपने आस पड़ोस में बताइए कि इनको बचाए रखना कितना आवश्यक है और हमें इनको बचाने के लिए क्या करना चाहिए। वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रमों में भाग लो और सहयोग करो। जहाँ कहीं भी वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम हो रहा हो, मतलब जंगली जानवरों को बचाने वगैरह के बारे में बात हो रही हो, वहाँ पर हमें भाग लेना चाहिए और उनकी हमें सहायता भी करनी चाहिए। सरकारी पहल। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 शिकार पर रोक और संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा करता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था 1972 में। इसका मेन ये था कि शिकार पर रोक किया जाएगा और संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा करनी जाएगी। वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन संरक्षण अधिनियम 1980 लाया गया था, जिसके अंदर वनों की कटाई को नियंत्रित करना था। इस वन संरक्षण अधिनियम 1980 लाया गया था, इसका मेन ये था कि वनों की कटाई वगैरह को नियंत्रित किया जाएगा इसके माध्यम से। इसके बाद आखिरी पॉइंट दे रखा है, इको क्लब और वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाते हैं। इको क्लब हो गया और वन महोत्सव जैसे जो कार्यक्रम होते हैं पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाते हैं। आपके स्कूलों में भी इको क्लब वगैरह होगा, ये इसीलिए बनाया जाता है ताकि आप लोगों को पौधों वगैरह के बारे में पता चले। या फिर इसके अलावा वन महोत्सव की बात की गई है आपके स्कूल में अभी, अब तो अगस्त में आप ये वीडियो देख रहे होंगे, मे भी जुलाई के टाइम में आपके स्कूल में भी वन महोत्सव का कार्यक्रम किया गया होगा, जिसके अंदर स्कूल में पौधे वगैरह लगाए गए होंगे। अक्सर ये करवाए जाते हैं सरकार के द्वारा हर जगह पे, ताकि लोगों के अंदर इसके विषय में जागरूकता फैले। ये था आपका चैप्टर नंबर 5 पार्ट 5, पशुओं और उत्पादकों और पशुओं में संरक्षण। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, और अगर आपने वीडियो यहाँ तक पूरी देखी है तो इसके लिए आपका धन्यवाद। और बिल्कुल इसी तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे रहें, और जल्दी मिलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और लाइक कर दिया करें, ताकि मेरे को भी ऐसी और वीडियोस बनाने का वो हिम्मत, मोटिवेशन मिलती रहे, मैं भी ऐसी वीडियो और बनाता रहूँ।